चलो ये वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं ना, हाइपोथेसिस रिलेटेड है। हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वन पे क्या बोल रहा है? इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब याद रखना, इसको एच ए या फिर एच वन से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बाद में मेंशन कर दिया नल हाइपोथेसिस। ठीक है। मतलब इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग एच नॉट स्टेट्स दैट, मतलब नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मतलब बोल रहा है कि कोई एक डिफरेंस है। नल हाइपोथेसिस यही स्टेट करता है कि कोई एक डिफरेंस है पॉपुलेशन के बीच में, सैंपल के बीच में। ठीक है। अब स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? द टू टेल टेस्ट इज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ नॉन डायरेक्शनल टेस्ट। टू टेल टेस्ट, ठीक है, वन टेल नहीं। टू टेल टेस्ट क्या बोला? नॉन डायरेक्शनल टेस्ट। तो वन और टू में कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है? या फिर दोनों ही सही है, दोनों गलत है? बताओ। बताओ, इजी है बहुत। So statement four. स्टेटमेंट फोर मतलब चार वाला ऑप्शन। So true. सेकंड वाला तो ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला बताओ। समझ। सेकंड वाला ठीक है, पहला वाला? सेकंड वाला बोल रहे हो ठीक है, पहला वाला बताओ क्या है। बताओ पहला वाला क्या होगा। देखो, स्टेटमेंट वन बोल रहा है कि जो नाल हाइपोथेसिस है ये बोलता है कि डिफरेंस है, जबकि रियलिटी है नाल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस या फिर देयर इज नो चेंज। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि यस देयर इज अ चेंज। मतलब प्रोटीन पाउडर खाने से मेरा वेट का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये हो गया नाल हाइपोथेसिस। प्रोटीन पाउडर खाने से मेरा वेट बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बढ़ेगा या कम होगा मतलब क्या, चेंज आ रहा है। तो चेंज आने वाला स्टेटमेंट को नाल हाइपोथेसिस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। मतलब ये गलत है, स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट टू, टू टेल टेस्ट में, टू टेल टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल टेस्ट होता है टू टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको ही तो टू टेल टेस्ट बोलेंगे ना। इस जोन में भी आ रहा है और इस जोन में भी, तो इसी को टू टेल टेस्ट बोलेंगे। तो ये होता है नॉन डायरेक्शनल, ये सही है। दोनों सही है सर। दोनों सही नहीं है, एक सही है, स्टेटमेंट टू सही है। गया। ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू। ये वाला आंसर होगा थ्री, ऑप्शन थ्री। और यूनी डायरेक्शनल या फिर डायरेक्शनल टेस्ट कौन होता है? जो वन टेल टेस्ट होता है, उनमें भी राइट राइट तो टेल टेस्ट या फिर लेफ्ट टेल टेस्ट। स्टेटमेंट वन एक बार बोलो ना। स्टेटमेंट वन ये बोल रहा है कि जो नाल हाइपोथेसिस है वो ये डिस्क्राइब करता है, या फिर नाल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस है। नाल हाइपोथेसिस ये बोलता है। ठीक है। स्टेटमेंट वन यही बोलना चाह रहे हैं। ये नाल हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस है, जबकि ये नहीं है। नाल हाइपोथेसिस बोलता है कि देयर इज नो डिफरेंस, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों समान है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि दोनों समान नहीं है, अनइक्वल है, मतलब कुछ चेंजेस आ रहा है या फिर कुछ चेंजेस आया है, ऐसा। ठीक है। तो यस सर। स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है। फिर ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन
यस सर, दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? Accepting null hypothesis when it is false, it is called level of significance. ठीक है, जब null hypothesis आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कब? जब ये फॉल्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेटमेंट वन ये बोल रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टू देखते हैं। वन माइनस अल्फा इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री बोल रहा है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिक स्टैटिक फॉर टू टेल टेस्ट इज एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 9.1.96। मतलब जो जेड वैल्यू है टू टेल टेस्ट के लिए, सर तीनों सही लग रहे हैं। तीनों सही लग रहा है। नाल हाइपोथेसिस, एक तो बोलो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? जो एरर वाला पार्ट है वो। हाँ, एरर वाला पार्ट है। मतलब हम लोग 0.05 लेते हैं ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्टली, मतलब 5% एरर आ सकता है इनमें, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब जो ये जो स्टेटमेंट वन बोल रहा गलत है, है। हाँ ये जो बोल रहा है ना, ये सब टाइप वन टाइप टू एरर की बात कर रहा यस सर, यस सर। है। नाल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना जबकि ये फॉल्स हो, इसको क्या बोलते हैं? टू टाइप एरर। टाइप टू एरर। फॉल्स बट फॉल्स बट एक्सेप्टेड। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या होता है? ट्रू बट रिजेक्ट। रिजेक्टेड। ये होता है टाइप वन टाइप और ये होता है वन। टाइप टू। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट टू देखते हैं अब। वन माइनस बी अल्फा को पावर ऑफ टेस्ट नहीं बोलते हैं। वन माइनस अल्फा क्या है? वन माइनस अल्फा है, अल्फा किसको बोलते हैं बताओ पहले? अल्फा से हम लोग क्या समझ सकते हैं? साइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग टाइप वन एरर। टाइप इसको वन। बोलते हैं, हाँ टाइप प्रोबेबिलिटी। टाइप वन प्रोबेबिलिटी, को हमरा सर अल्फा और टाइप टू को बीटा। हाँ अल्फा को बोलते जी हैं मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग टाइप वन एरर। ठीक है, अब वन माइनस अल्फा मतलब क्या है? नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर, मतलब ऑकरिंग टाइप वन एरर, मतलब टाइप वन एरर कमिट करने का, कमिट नहीं करने का प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे वन माइनस अल्फा। तो इसको पावर ऑफ टेस्ट नहीं बोलते, पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं बीटा, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप टू एरर। वन माइनस बीटा को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग नॉट कमिटिंग टाइप टू एरर, मतलब इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। समझ में आया? पावर ऑफ टेस्ट मतलब वन माइनस अल्फा नहीं, वन माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट थ्री। ये भी गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री critical value of z statistics of two tail test at 5% level of significance is 9 1.96। ये वाला बोल रहा है कि 5% अगर ले लूँ तो 1.96 आएगा, इधर भी 1.96 इधर भी 1.96, तो ये तो सही है। तो ओनली स्टेटमेंट थ्री इज सही। ठीक है, बाकी वन एंड टू गलत है। बोल रहा है क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, मतलब गलत है वन एंड टू। ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट वन एंड टू, देखो ये वाला फोर ऑप्शन। फोर। ठीक है, फोर वाला। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं आज, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब देखो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है जिनमें पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, और जिससे अगर सैंपल ड्रॉ करें तो उससे हम पॉपुलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं उससे। समझ आया चीज़? मतलब पैर पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का कुछ टाइप्स होता है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का कुछ टाइप्स होता है। उनमें क्या क्या आता है? पैरामेट्रिक में मान लो टी टेस्ट आ गया, नॉन पैरामेट्रिक में मान लो वो एच टेस्ट आ गया। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जबकि हमें पॉपुलेशन का जानकारी हो। ठीक है, पॉपुलेशन का जानकारी हो, और पॉपुलेशन से जो सैंपल ले रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन से जब हम सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल प्रॉपरली रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, तभी हम करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। समझ आए?
समझ आया ये बात? यस। इसके बाद आता है नॉन पैरामेट्रिक। इसका ही उल्टा है नॉन पैरामेट्रिक, मतलब जिसमें रिसर्चर को कोई नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन कितना बड़ा है, पॉपुलेशन का मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, ये सब पता नहीं है। ठीक है। और क्या है, जो नंबर है, जो सैंपल है, सॉरी जो सैंपल है, वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता है पॉपुलेशन को। मतलब हमें जस्ट उस रिसर्च का ही मतलब है, उस रिसर्च से ही मतलब है पर्टिकुलरली। वो जनरलाइज करने का कोई मतलब कुछ सेंस नहीं बनेगा इनमें। अगर जनरलाइज कर भी दोगे तो वो प्रॉपरली जनरलाइज होगा नहीं वो चीज़। समझ आया? हेलो। हाँ हाँ। यस ये सर। हो गया नॉन पैरामेट्रिक में। फिर आता है इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन। ये तो बोल ही दिया, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। नॉन पैरामेट्रिक में इनकम्प्लीट है, या फिर नॉट नोन है, या फिर अनअवेलेबल है। और पैरामेट्रिक पे कम्प्लीटली नोन, मतलब पता है रिसर्चर को, या फिर अवेलेबल है डेटा उसके बारे में। फिर बेसिक, बेसिक ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कार्व होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो कार्व होता है वो यूज़ होता है इनमें। और इनमें क्या होता है, स्क्यूनेस रहता है, या फिर ऐसा, इनमें स्क्यूनेस रहता है नॉन पैरामेट्रिक पे। ठीक है। मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या यूज़ होता है पैरामेट्रिक पे, ऑलवेज क्वांटिटेटिव, मतलब इंटरवल और रेशियो टाइप डेटा। ठीक है। और इनमें क्या होता है, क्वालिटेटिव। नॉन पैरामेट्रिक पे क्वालिटेटिव, मतलब नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा। ठीक है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नापते हैं पैरामेट्रिक पे मीन, मीन के हिसाब से, मतलब मीन को एज ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक पे मीडियन और मोड, मीडियन या फिर मोड। ठीक है, दोनों में से कोई है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, इसमें वेरिएबल्स आता है। और इनमें जो नॉन पैरामेट्रिक है इनमें वेरिएबल्स भी आ सकता है, एट्रीब्यूट्स भी आ सकते हैं। एट्रीब्यूट्स पता है ना क्या है, डाइकोटोमस वेरिएबल जो है, यस नो वाला, ट्रू फॉल्स, यस नो, ये सब। ठीक है। वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट्स आ सकता है। इनमें एट्रीब्यूट्स का काम नहीं है कुछ, मतलब एट्रीब्यूट से काम नहीं कर पाओगे पैरामेट्रिक पे। कोरिलेशन अगर यूज़ कर रहे हो तो पियर्सन, पियर्सन कोरिलेशन, या फिर इसको बोलते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, किए होगे सारे, बहुत सारे, आई थिंक। और नॉन पैरामेट्रिक पे आते हैं स्पीयरमैन, या फिर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। सर ओनली सर डेफिनेशन और एक बार बोल दीजिए ना। दोनों का डेफिनेशन यस सर। देखो, पैरामेट्रिक क्या बोल रहा है, a parametric test is one which has complete information about the population, or that can make assumption about the parameters। मतलब वो एज्यूम कर सकता है, कोई स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन वगैरह करके वो एज्यूम कर सकता है कि मेरा पॉपुलेशन का साइज इतना है, या फिर ये हो सकता है, इतना कैरेक्टर, मतलब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये सब एज्यूम कर सकता है, या फिर उनको पता है। तो उस केस में पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। यस सर। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट is one where the researcher has no knowledge about the population parameter। उसको पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उन्होंने जो सैंपल वगैरह ड्रॉ किया है उनसे एजम्पशन भी नहीं हो सकता पॉपुलेशन के बारे में। तब हम यूज़ करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये याद रखना पड़ेगा आपको। सिंपल है, पैरामेट्रिक पे पॉपुलेशन के बारे में पता होता है, कंप्लीटली नोन। और नॉन पैरामेट्रिक पे या तो अनअवेलेबल है, या फिर नॉट नोन। ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो कर्व होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है पैरामेट्रिक पे। और स्क्यूनेस या फिर नॉट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है नॉन पैरामेट्रिक पे। ठीक है। और जो डेटा यूज़ किया जाता है वो होता है इंटरवल और रेशियो। पैरामेट्रिक पे पैरामीटर मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव, सिंपली। तो क्वांटिटेटिव डेटा वही दो है, इंटरवल रेशियो।
नॉन पैरामेट्रिक मतलब नॉन क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डाटा दो ही टाइप का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। फिर अगर जो जब नंबर्स होगा तभी तो हम मीन निकाल पाएंगे। अगर नंबर्स नहीं है, कुछ क्वालिटी में है, तो या तो मोड या फिर मीन से निकालना पड़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर एप्लीकेबिलिटी, ये इसमें वेरिएबल्स होता है, इनमें एट्रीब्यूट होता है, या फिर वेरिएबल्स भी हो सकता है और एट्रीब्यूट भी हो सकता है, लेकिन इनमें एट्रीब्यूट नहीं होता है, पैरामीट्रिक पे एट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है। और कोरिलेशन का अगर हुआ तो, मतलब कोरिलेशन टेस्ट कर रहे हो तो पैरामेट्रिक डेटा के ऊपर पियर्सन कोरिलेशन यूज होगा, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जिसको बोलते हैं। और इस पे होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है। एक मिनट, कॉल अटेंड कर लेता हूँ। है मैम। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हम्म। হুম। হ্যাঁ, ওখানে গ্রিন দেখাবে আর ডিটেলসটাও দেখাবে ওখানে। আপনি ওকে একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন, বা আপনি ভালো করে ওটা দেখে নেবেন যে ওটা ওটারই ক্রেডিট হয়েছে কিনা, অন্য কোথার থেকেও এসেছে কিনা। আচ্ছা। হুম। আচ্ছা। ও কবে পাঠিয়েছে দেখলেন না? কবে পাঠিয়েছে মানে কবে ক্রেডিট হয়েছে? ও। আচ্ছা। হুম। হুম। তাহলে ম্যাম ও তো চেক করলেও বুঝতে পারবে যে চলে গেছে কি যায়নি। দুবার দুবার। ও। আচ্ছা। তাহলে ম্যাম এটা একবার চেক করে দেখবেন, এটা অন্য কোথাও কারো তো হতে পারে। ওটা টোট হ্যাঁ। ওইরকম তো ম্যাম পাওয়া যায় না, জাস্ট জাস্ট মিনি স্টেটমেন্টের মতো পাওয়া যায়। এটা তো পাওয়া যায় না আপনি যেরকম বলছেন আর কি। হ্যাঁ, বা মাইনে যবে ক্রেডিট হয়েছে তারপর থেকে দেখুন সবুজগুলো। হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস করে। হ্যাঁ, ওটাই একমাত্র। হ্যাঁ ম্যাম আছে। ওই 11টার সময় যাই। না মানে পড়াচ্ছিলাম, 11টায় শেষ হবে তারপর দিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ। বেশি না, 20 জনের মতো। 20 বেশি একটু। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আহ, বিশ্বভারতীর কিছু আছে, এখানেও এক দুজন আছে। 3.5 করে। আমি, হ্যাঁ 3,500। কোথায় আর ম্যাম, আমি আর প্রকাশ দা মিলে, প্রকাশ দা পেপার 2টা পড়ায়, আমি পেপার 1টা পড়িয়ে দিই।
না না ম্যাম, আমি 11টার সময় দিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आया था इसीलिए। तो समझ आया ना ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यस सर। फिर आते हैं हम लोग कोरिलेशन पे। कोरिलेशन मतलब क्या है? सिंपली जस्ट कोरिलेट करना। मतलब कोरिलेट मतलब यहाँ पर है स्टैटिस्टिकली कोरिलेट करना दोनों वेरिएबल का रिलेशन। मतलब मान लो वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है। अब दोनों को कोरिलेट करना कि कितना आपस में मिलता है दोनों की बातें, है ना? ऐसा टाइप को बोलते हैं स्टैटिस्टिकली कोरिलेशन। दोनों के बीच में एसोसिएशन या फिर रिलेशन देखना दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है। तो ये कोरिलेशन बहुत सा टाइप का होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, ऐसा बहुत टाइप होता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना वीक, दोनों ही। ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग और वीक कितना, दोनों ही हम लोग देख सकेंगे कोरिलेशन में। ठीक है। फिर कोरिलेशन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ वेल डेटा फिट्स अ लाइन, और मतलब कितना डेटा फिट बैठ रहा है एक दो वेरिएबल के बीच में। ये भी मतलब कोरिलेशन देख के भी हम लोग ये बता सकते हैं कि डेटा मतलब असली में है भी वैसा डेटा एग्जिस्ट करता भी या नहीं। कोरिलेशन का जिसका नॉलेज है वो बता सकता है। ठीक है। अब फ्रांसिस गैल्टन वगैरह छोड़ो। कोरिलेशन का दो टाइप होता है, बेसिकली दो टाइप होता है। ठीक है, बेसिकली। और भी बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन जानने के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली टू टाइप्स। एक अगर क्वांटिटेटिव है तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, अभी बोला मैंने। तब हम लोग प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, है ना? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसको क्या बोलते हैं? इसने इसको किसने दिया था? पियर्सन, कार्ल पियर्सन ने। याद रखना, ठीक है। फिर और एक आता है अगर क्वालिटेटिव हुआ तो। अगर क्वांटिटेटिव हुआ तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बाय पियर्सन। अगर क्वालिटेटिव हुआ तो रैंक, रैंक कोरिलेशन। और उसको किसने दिया था? स्पीयरमैन। ठीक है, इसको दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है ना? तो कोरिलेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, एक होता है रैंक कोरिलेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड क्वांटिटेटिव डेटा के केस में यूज़ करेंगे और रैंक को हम लोग क्वालिटेटिव के केस में यूज़ करेंगे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जो कोरिलेशन का स्कोर आएगा ना, मतलब कोरिलेशन कैलकुलेट वैलकुलेट करके जो स्कोर आएगा, जो नंबर आएगा, वो ऑलवेज -1 से +1 के बीच में आएगा। ठीक है, याद रखना, ये प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं क्वेश्चन। -1 से +1 के बीच में आएगा कोरिलेशन का जो वैल्यू है, ऑलवेज। ठीक है। हेलो, हेलो। यस सर। फिर आता है अगर -1 से भी कम हो रहा है या फिर +1 से एग्जिस्ट कर जा रहा है, एग्जिट कर जा रहा है, तो उसको हम लोग गलत मानेंगे। मतलब कोरिलेशन का जो कैलकुलेशन वगैरह है उनमें कुछ ना कुछ गलती तो हुआ ही है। ठीक है। अब आते हैं कोरिलेशन का जो वैल्यू है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है। मतलब एक तो आता है टर्म ओरिजिन, और एक आता है ओरिजिन, और एक पता है क्या आता है? एक को बोलते हैं स्केल। इसको सुने हो कभी, ओरिजिन और स्केल नाम? देखो, ओरिजिन मतलब हम लोग बोलते हैं प्लस या फिर माइनस को। ठीक है। स्केल मतलब क्या है? मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन को। ठीक है। मल्टी मतलब ओरिजिन मतलब समझते हैं कि प्लस या फिर माइनस कर दे, और स्केल मतलब समझा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन, गुना या फिर भाग कर दे तो। ठीक है। अब देखो, जो कोरिलेशन है ना, जो कोरिलेशन का रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब मान लो
कि दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में हम देखना चाहते हैं कि कितना मतलब कोरिलेशन देखना चाहते हैं। एक वेरिएबल का नाम है एक्स, एक वेरिएबल का नाम है वाई। अब कुछ अब कुछ देखो नंबर्स है, जैसे कि 5, 9, 13, 2, 6। ठीक है, अब वाई पे भी कुछ नंबर है, 7, 8, 14, 3, 8, सॉरी 8। ठीक है, मान लो ऐसा नंबर्स है दोनों वेरिएबल्स पे। अब कोरिलेशन का प्रॉपर्टी क्या है, देखो मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब प्लस या फिर माइनस, मतलब मैं ये जो नंबर्स है ना एक्स वेरिएबल का या फिर वाई वेरिएबल का, इनको सब नंबर को अगर कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से प्लस या फिर माइनस कर दूं, तो फिर कोरिलेशन का रिजल्ट पहले जो आ रहा था उसके बाद भी वही आएगा। मतलब इसका जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर दिख रहा है, हाँ तो ये जो नंबर है, इसको अगर मैं इस सारे नंबर को अगर +2 +2 +2 करके कर दूं, सबको +2, सबके साथ +2 कर दूं ना, सबके साथ +2 कर दूं, तो फिर पहले अगर मेरा कोरिलेशन का रिजल्ट r इक्वल्स टू अगर 0.81 आ रहा था, तो ऐड करने के बाद भी 0.81 ही आएगा। समझ आया? या फिर मान लो कि +2 ना करके मैंने -3 कर दिया, हर एक के साथ, हर एक नंबर के साथ पूरा -3 कर दिया, इसमें भी पूरा -3 कर दिया, तो जो नया कोरिलेशन आएगा वो भी सेम ही आएगा, 0.81 ही आएगा। ठीक है, समझ आया ये चीज़ कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल क्या है? ठीक है। Repeat again. हेलो। হ্যালো। हाँ, समझ आया। না আরেকবার রিপিট করতে বলো। अच्छा, रिप देखो, मान लो कि ये कुछ नंबर्स है, इनके बीच में मुझे कोरिलेशन निकालना है। दो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का नाम भी मैं दे दे रहा हूँ कि एक है आवर ऑफ स्टडिंग, ठीक है, और दूसरा है आईक्यू लेवल। ठीक है, मतलब कितना घंटा पढ़ रहे हो और तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, मतलब इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन देखना है मुझे। ठीक है, अब जितना घंटा पढ़ोगे आईक्यू लेवल भी उतना ही बढ़ेगा, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, मान लो। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशन वगैरह करके मेरा जो कोरिलेशन का वैल्यू है वो आ रहा है ज़ीरो 0.993 मान लो आ रहा है। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब मेरा जो प्रॉपर्टी है कोरिलेशन का, ये बोलता है कि कोरिलेशन क्या है, ओरिजिन अगर चेंज कर दूं मैं, ओरिजिन अगर चेंज कर दूं तो फिर कोरिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिन अगर चेंज कर लो, ओरिजिन मतलब प्लस या फिर माइनस, ये दो होता है। ठीक है, ओरिजिन। स्केल मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन या फिर गुना, भाग या फिर गुना। ठीक है, तो ओरिजिन अगर चेंज कर दूं, मतलब हर एक वेरिएबल के साथ मैं 5 5 ऐड कर दूं ना, हाइपोथेटिकली मैंने 5 ले रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर नंबर में ऐड कर दूं, 5 5 ऐसा करके सबके साथ ऐड कर दूं, तो फिर पहले जो 0.93 आ रहा था रिजल्ट, वो बाद में भी 0.93 ही आएगा, क्योंकि कोरिलेशन का जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर स्केल में चेंज कर दूं, जैसे कि मैं अगर हर एक नंबर से इंटू थ्री ऐसा करके सबके साथ इंटू 3, इधर भी आईक्यू के हर एक नंबर से इंटू 3 कर दूं, तो फिर कोरिलेशन का रिजल्ट अलग हो जाएगा, तो फिर 0.93 नहीं आएगा। तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिफर कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर प्लस माइनस कर रहा हूँ तो फिर कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या फिर भाग मतलब डिवीजन कर दे रहा हूँ तो फिर रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ये स्केल से चेंज हो जाता है, मतलब स्केल पे डिपेंडेंट है लेकिन ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट है। समझ आया? यस यस। सिमिलरली मीन के केस में भी एक नंबर मान लो,
मान लो एक नंबर है, सॉरी मीन नहीं, एसडी के केस में, ठीक है। एसडी के केस में भी होता है कि मान लो 1 3 6 9 10 ये नंबर है, ठीक है। अब इनका टोटल करो कितना हो रहा 29। है। 29 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना हो रहा है एग्जैक्ट बताओ। 5 पॉइंट समथिंग। देख लेते हैं एग्जैक्ट। 5.8 आ रहा है, ठीक है। 5। 5.8, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बनाया, 5.8 मतलब क्या है, ये मीन है। समझ आ रहा है देख के कि ये मीन है ना। ये यस देख के सर। समझ आ रहा है कि मैंने मीन निकाला, एवरेज निकाला। तो इसी को, इस नंबर को हर एक के साथ एक एक करके ऐड कर दो। इसको भी एक ऐड करो, इसको भी एक ऐड करो, सबके साथ एक ऐड करो, फिर देखते हैं। ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 7, 8, 11। इसका मीन निकालो आप। ये ऐड करके देखो कितना होता है। 5 ही ऐड होगा। 29 + 5 कितना होता है। 32। 34। 34/5। 29 है 5 34। 34/5 कितना होता है, 6.8 होता है। अच्छा 30। 9 का 10 होगा ना। 6.8। 9, 9 का हाँ 10 9 को 10 होगा। होगा। हाँ 35 होगा। 35। 35 to 7। 35/5 मतलब 7 हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो, मीन के केस में क्या है, मीन के केस में ये अगर मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने सबके साथ एक ही नंबर को, ये कांस्टेंट नंबर प्लस कर दिया, तो फिर वो चेंज हो जा रहा है उसका रिजल्ट। देखो मीन 5.8 था, वो बढ़ के 7 हो गया। सिमिलरली अगर मैं माइनस कर दूं हर एक नंबर के साथ, तो फिर 5.8 से घट के कुछ और हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये होता है इसका इफेक्ट। लेकिन अगर इसी को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन मैं निकाल के दिखा देता, लेकिन अभी मतलब लेंदी होगा स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा। तो इसका अगर तुम करके देखना, इस नंबर का, ये जो नंबर है ना 1 3 6 9 10, इसका पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना। इसके बाद इसको तीन तीन ऐड करके या फिर एक माइनस करके, दो माइनस, जितना भी है मर्जी तुम्हारा, सिर्फ सबके साथ सेम कुछ करके उसको फिर उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, देखना सेम ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना डेविएट कर रहा है वो दिखाता है, मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो कुछ ये सब प्रॉपर्टीज होता है। वैसे ही जो कोरिलेशन का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब वो प्लस माइनस कर दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी तुम उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन करोगे, तो ही उसका चेंज आएगा, तब भी उसका चेंज आएगा। ठीक है, समझ आया। यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर सिमेट्री का मतलब, सिमेट्री मतलब क्या है, लिटरली मीनिंग मतलब इक्वलिटी, मतलब इक्वल है। हमारा बॉडी है बाइलेटरल सिमेट्रिक, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, इसका मतलब क्या है, हमारा ये अगर बॉडी है, ऐसा मान लो एक बॉडी है हमारा, तो इसको अगर तुम बीच से काट दोगे, यहाँ से एकदम बीच से एकदम काट दोगे, तो फिर क्या मिलेगा, हर तरफ इक्वल चीज मिलेगा। इधर भी एक आंख मिलेगा, इधर भी एक आंख, इधर भी एक कान मिलेगा, इधर भी एक कान, इधर भी हाथ, इधर भी हाथ, इधर भी किडनी, उधर भी किडनी, इधर भी लंग, उधर भी लंग, सब कुछ सेम मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हमारी बॉडी है बायोलेटरल सिमेट्रिक, ठीक है। तो ऐसे ही कोरिलेशन का सिमेट्रिसिटी का मतलब ये है कि तुम जो एक्स और वाई वेरिएबल का मैंने बताया था ना, एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में मैंने रिलेशनशिप देखना चाहता, तो एक्स के साथ वाई का जो रिलेशन होगा, सिमिलरली सेम रिलेशन होगा वाई के साथ एक्स का। समझ आया। मतलब एक्स के साथ वाई का कोरिलेशन का वैल्यू अगर मेरा 1 नहीं, छोड़ो, 0.53 आ रहा है, तो वाई के साथ एक्स का भी सेम आएगा 0.53। समझ आया। जैसे कि वो यस यस। सिंपली रिजल्ट होता है ना कि 6 को 9 से गुना करो तो जो आएगा, 9 को 6 से गुना करो सेम ही आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली ऐसा ही है, ये सिमेट्रिक है। लेकिन डिवीजन का ऐसा होता है क्या, 6/9 करो अलग आएगा, 9/6 करो अलग रिजल्ट आएगा, है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये वाला सिमेट्रिक है। तो इसका जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिसिटी है इनमें।
मतलब दो वेरिएबल में भी से कोई में किसी को भी किसी के साथ कोरिलेट करो तो रिजल्ट सेम ही आएगा, वो वही घुमा फिरा के रिजल्ट वही आएगा, तो इसीलिए सिमेट्रिक है। ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंट। देखो, अब कोरिलेशन का कुछ रिजल्ट्स आता है। मैंने क्या बताया था कोरिलेशन का, जो सॉरी जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1 तक। ठीक है, ये बताया था, पढ़ा हमने तो इधर पहले ही। तो अगर -1 शो कर रहा है, मतलब -1 रिजल्ट आ रहा है, कोई कोरिलेशन वगैरह कैलकुलेट करके -1 आ रहा है, इसका मतलब है कि हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड। तो कोरिलेशन जो है वो हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव मतलब जब नेगेटिव तभी होता है जब एक वैल्यू बढ़ता है और दूसरा कम होता है, या फिर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। और पॉजिटिव मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि टेम्परेचर, ठीक है, हमारा अभी समर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो टेम्परेचर राइज एक वेरिएबल है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, आइसक्रीम का सेल ऑब्वियसली बढ़ेगा, है कि नहीं, बताओ। बताओ। Yes. तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑक्सीजन आइसक्रीम का सेल भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि टेम्परेचर और आइसक्रीम में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है। और ये भी है कि टेम्परेचर घट रहा है तो आइसक्रीम का सेल भी घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन भी है, मतलब जो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव या फिर सॉरी सॉरी सर, क्या बोल दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है और आइसक्रीम का सेल भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि टेम्परेचर जब घटेगा तो आइसक्रीम का सेल भी घटेगा, ये भी है पॉजिटिव ही। ठीक है, क्योंकि जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव कब होता है, देखो, एक्सरसाइज करने का टाइम या फिर ड्यूरेशन, एक्सरसाइज करने का ड्यूरेशन जितना बढ़ाओगे उतना तुम्हारा डायबिटीज होने का रिस्क कम होगा। तो जितना दिन में जितना घंटे आप एक्सरसाइज करोगे, जितना टाइम तक एक्सरसाइज करोगे, उसका उल्टा रिलेशन होगा किसके साथ, कि आपके शरीर में कोई रोग हो या फिर डायबिटीज हो। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, समझ आया, समझ आया। Yes, sir. तो इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब जब एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे नेगेटिव। और पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब दोनों ही बढ़ रहा है या फिर दोनों ही कम हो रहा है। ठीक है, समझ आया, पॉजिटिव नेगेटिव की बात समझ आया। Yes, sir. अब पॉजिटिव का भी, ये जो -1 से +1 तक जो रेंज है, इसका अगर -1 ही रिजल्ट आ गया तो इसको बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव। अगर +1 आ गया तो फिर बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव। ठीक है, अगर -1 आया रिजल्ट इसका कोरिलेशन वगैरह करके तो फिर बोलेंगे उसको परफेक्टली नेगेटिव। अगर +1 आया तो फिर बोलेंगे परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है। ठीक है, अब अगर 0 आया तो फिर बोलेंगे नो कोरिलेशन, मतलब दोनों के बीच में एक्स और वाई, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ही नहीं है दो वेरिएबल के बीच में, तब आता है 0। समझ आया। अब कुछ रिजल्ट्स ऐसे होता है 0.56, 9 पॉइंट मतलब 0.91, 0.78, ऐसा जो रिजल्ट होता है, देखो इसका क्या करें, जितना जीरो का क्लोजेस्ट होगा उतना लेस कोरिलेटेड है दोनों वेरिएबल। ठीक है, जितना टूवर्ड्स +1 होगा, टूवर्ड्स +1 मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है,
जितना टूवर्ड्स नेगेटिव होगा उतना नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, ये कोरिलेशन पॉजिटिव मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब खराब, ऐसा मत समझ लो। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब यही समझाता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। और नेगेटिव मतलब उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ऐसा। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही है। ठीक है, इसको पॉजिटिव को अच्छा, नेगेटिव को खराब, ऐसा मत समझ लो। ठीक है। और जीरो मतलब क्या है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में, मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इसके इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, उससे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। दोनों अलग ही है, अपने अपने मतलब अपने अपने जिंदगी में है, बिजी दोनों। ठीक है, समझ आया कोरिलेशन? यस। अब कोरिलेशन का कुछ ये मेथड्स है। पियर्सन, फिर आता है इंटर क्लास, फिर मोरन, पार्शियल, मल्टीपल, पाई, पॉइंट बाई सीरियल, ये सब कोरिलेशन है। ठीक है, पॉलीकोरिक, फिर स्पीयरमैन, टेट्राकोरिक, जीरो ऑर्डर, ये सब है। ठीक है, कुछ बस नाम याद रखना है, सबका नहीं वो भी। पियर्सन इम्पोर्टेंट है, फिर मोरन्स ये इम्पोर्टेंट है, पार्शियल मल्टीपल ये इम्पोर्टेंट है, फाई कोरिलेशन, पॉइंट बाई सीरियल, पॉलीकोरिक, टेट्राकोरिक, जीरो ऑर्डर, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है, बाकी सब मत याद रखो। इसका ऐसा आ जाता है कि सात आठ दे दिया, सात आठ कुछ मतलब ऑप्शन दे दिया, और उनके बीच में बता दिया कि कौन कौन सा इनमें से कोरिलेशन का मेथड नहीं है, या फिर कौन कौन सा कोरिलेशन का मेथड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी ये जो समझाया ना मैंने, -1 +1 0, ये सब होता है कब, जब प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज से जब मतलब कोरिलेशन का प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो फिर ये सब होता है। ठीक है, ठीक है ना। नेट पे भी तो ये बहुत कॉमन है, ये कोरिलेशन का क्वेश्चन। डब्ल्यू बी सेट पे भी आया था, जिसका वो भी था, मतलब सेट का आंसर भी गलत दिया था। तो मैंने प्रोटेस्ट भी किया था, मतलब उसको मेल वगैरह भी किया था, पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उसका, नहीं तो और भी मार्क्स आ जाता मेरा। तो ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रुको, वो क्वेश्चन भी है, दिखा देता हूँ, मेरा मेल पे ही होगा। दिख रहा है? यस सर। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाला भी गलत था। हाँ, ये भी गलत था, ये भी गलत ये था। तो हाँ, कोई अगर वो दिया दिखा था था तो, हमें। हाँ कोई अगर दिया था तो उसको पता होगा। देखो, ये जो फर्स्ट ये क्वेश्चन था इनमें, ये क्वेश्चन था कि हम्म, जेनु फ्लैट पिट कहाँ पे होता है। नहीं नहीं, जेनु बलगम कहाँ पे होता है। ग्रेग जेनु भागम। बलगम मतलब कि जिसको हम नॉक नहीं बोलते हैं, हम्म, वो कहाँ पे होता है। तो भागम। ऑप्शन था फुट, नी, ऐसा करके ऑप्शन था। तो मैंने तो नी दिया था उसका, लेकिन WBCSC का अकॉर्डिंग वो फुट ऑप्शन दिया था, तो इसीलिए इसको मैंने प्रोटेस्ट किया था। और एक था कि कुछ प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कुछ क्वेश्चन था, वो भी गलत दिया था उन्होंने। तो उसका करेक्ट आंसर प्रोबेबिलिटी होता, लेकिन इन्होंने गलत दिया। इक्वल चांस। क्या था? सभी के पास इक्वल चांस, सभी के पास इक्वल चांस है तो क्या हाँ होगा? जी जी जी, तो वो सही प्रोबेबिलिटी बोला। से। तो सबके पास अगर इक्वल चांसेस है सैंपल के पास, तो वो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो उन्होंने क्वेश्चन मतलब आंसर पे दिया था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये गलत था। और एक था 91 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मतलब था कि दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब
दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के बीच में, सॉरी सॉरी, एसोसिएशन नहीं है, नहीं है, लीस्ट एसोसिएशन ऐसा दिया था, या फिर लीस्ट को रिलेटेड, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो लीस्ट मतलब क्या है, सबसे कम है। तो उसमें ऑप्शन था, क्या क्या ऑप्शन था, अच्छा उसमें ऑप्शन था कि ज़ीरो एक था, एक वन था मतलब +1, एक -1 था, एक 0.001 ऐसा था। हाँ, और एक 0.01 ऐसा था, ज़ीरो नहीं था। ठीक है, ज़ीरो नहीं था। तो इनके बीच में लीस्ट कोरिलेटेड कौन सा होगा बताओ, सबसे कम रिलेशन। ये तो +1 मतलब परफेक्टली पॉजिटिव अभी बताया, -1 मतलब परफेक्टली नेगेटिव। अब 0.1, जीरो के क्लोजेस्ट जो होगा, जीरो मतलब नो कोरिलेशन, अब जीरो के क्लोजेस्ट जो होगा उसका मतलब क्या है कि वो कोरिलेशन बहुत खराब है, मतलब बहुत कम कोरिलेटेड है। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब पॉइंट के हिसाब से देखो तो क्लोजेस्ट ये ही है, जीरो की क्लोजेस्ट 0.001, यही है जीरो की क्लोजेस्ट। तो इसीलिए मैंने इसी को आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने -1 को बताया। बट ये गलत है। -1 मतलब एक कोरिलेशन शो करता है जो कि नेगेटिव है, कोरिलेशन। समझ आया बात? -1 मतलब कोरिलेशन शो करता है जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब खराब या फिर कम ऐसा नहीं है। कम मतलब जीरो का क्लोजेस्ट हो गया तो कम होगा, और जीरो मतलब कोरिलेशन ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? समझ आया? यस सर। हाँ। इसका ग्राफ देखो। इसका ग्राफ दिखता कैसे है, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन ऑलवेज ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ये पॉइंट, मतलब जो जीरो हम लोग मानते हैं जिसको, इसको अगर एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस माने, और ये अगर जीरो माने, तो ऑलवेज बढ़ता है इधर से पॉजिटिव पे। और देख लो ये पॉइंट्स एक एक स्कोर है। ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट स्कोर है एक एक। ये अगर एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो फिर पॉजिटिव होगा। देखो +0.4 है। और सिमिलरली अगर इसका उल्टा हुआ, ये देखो ये कम हो रहा है एक ही डायरेक्शन पे, स्कोर ये देखो स्कैटर्ड है, स्कोर थोड़ा स्कैटर्ड है लेकिन एक ही डायरेक्शन पे है, और कम हो रहा है मतलब नेगेटिव -0.4 है। ठीक है। और अगर ऐसे ही मतलब किधर भी मतलब कोई ठीक ठिकाना नहीं है, आगे जा रहा है नीचे आ रहा है कुछ भी हो रहा है, तो इसको मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, r = 0 है। देखो समझ आया? मतलब ये ग्राफ के हिसाब से, स्कोर्स को अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो उस हिसाब से ये होता है। ठीक है। अब देखो अगर परफेक्टली पॉजिटिव मतलब जो +1 होता है, वो अगर हुआ तो एक ही लाइन पे सारा स्कोर होगा और सारा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव होगा तो स्कैटर्ड थोड़ा तो होगा, देखो ये वाला देखो, थोड़ा सा स्कैटर्ड होगा लेकिन ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव जो होता है उसके देखो एक ही लाइन पे है, ये वाला देखो एक ही लाइन पे है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर सिंपल नेगेटिव कोरिलेशन है तो फिर थोड़ा स्कैटर्ड है, थोड़ा देखो स्कैटर्ड है, लेकिन नीचे की तरफ ही आ रहा है। दोनों के बीच में समझ आ रहा है क्या है? लेकिन अगर कुछ ऐसा आया, ऐसा टाइप का देखो, गोल टाइप का, या फिर यू टाइप का, या फिर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसा करके कहीं पे भी है, तो फिर मतलब कम है कोरिलेशन, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। समझ आया कोरिलेशन? कोरिलेशन समझ आया? कुछ प्रॉब्लम है कोरिलेशन से? यस सर। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ कोरिलेशन से। किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? अब देखो, ये फॉर्मूला जस्ट याद रखना है, इससे कुछ आएगा नहीं, मतलब कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा नहीं, जस्ट याद रखना है देख के, मतलब सही कर सको। ठीक है। ये है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, मतलब क्वांटिटेटिव वाला। और ये होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, मतलब क्वालिटेटिव वाला। इसको भी याद रखना है। ठीक है, जस्ट याद रखना है, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, जस्ट याद रखना है, क्योंकि अगर चार ऑप्शन दे दिया या फिर मैचिंग दे दिया तो तुम कर सकोगे। ठीक है।
ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला सबको लिस्ट डाउन करना है। अब देखो, दो इम्पोर्टेंट चीज़ कोरिलेशन का, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सारे तो समझ आ गया ना? पॉजिटिव नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव, ये समझ आ गया? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, इसमें भी दो टाइप है, देखो, एक होता है पार्शियल कोरिलेशन और एक है मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब क्या है? पहले हम कोरिलेशन सिंपली समझ रहे थे कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का बीच में कितना एसोसिएशन है, इसको बोलेंगे पार्शियल मतलब नॉर्मल कोरिलेशन है ये। ठीक है, अब इसी को मान लो कि वेरिएबल ज़्यादा हो गया, कोई एक रिसर्च पे वेरिएबल ज़्यादा हो गया कोरिलेशन देखते वक्त, तो और एक आ गया जेड वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम कोरिलेशन चेक करना चाहते हो, खेतों में जितना फसल उगता है उसका नंबर, मतलब खेतों में फसल, और क्या बोल सकते हैं इसको, टोटल फ्रूट लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल फ्रूट्स, और वाई वेरिएबल है मान लो कि बारिश के साथ, नहीं मान लो कुछ सार वगैरह दे दिया तुमने, मैन्योर्स। ठीक है, तो लिख दिया मैन्योर्स, मतलब मैन्योर जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तब फसल ज़्यादा होता है, या फिर क्या, जब मैन्योर्स कम यूज़ करते हैं तो फसल ज़्यादा होता है, क्या है इसका बीच में हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं। और मान लो बीच में एक वेरिएबल आ जा रहा है ज़बरदस्ती, एक्सट्रानियस वेरिएबल जैसे होता था ना, तो वैसे ही एक वेरिएबल आ जा रहा है ज़बरदस्ती की बारिश, रेनफॉल, रेनफॉल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टोटल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है उसको किससे कोरिलेट करना चाहते हैं, कितना सार हमने यूज़ किया, कितना खाद यूज़ किया खेतों पे, इसके साथ। ठीक है, ठीक है, समझ आया इतना? अब उनमें ज़बरदस्ती एक मान लो वेरिएबल घुस जा रहा है कि रेनफॉल। अब रेनफॉल को हम नकार नहीं सकते, उसको बाद तो नहीं दे सकते कि इसको छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि रेनफॉल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स का प्रोडक्शन पे, है कि नहीं? अगर पानी नहीं मिलेगा खेत में, या फिर कितना अमाउंट में पानी आ रहा है खेत में, उसका भी तो एक इफेक्ट होगा। तो इसीलिए मैंने रेनफॉल को साइड करके इन दोनों के बीच में अगर मैं कोरिलेशन करना चाहता हूँ तो उसको बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन। अब पार्शियल किसके साथ, उसको जब हम लोग नॉर्मली कोरिलेशन लिखते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, आर एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में देखना चाहता हूँ। लेकिन जब पार्शियल कोरिलेशन करते हैं ना तब हम लोग लिखते हैं ऐसा, आर एक्स वाई डॉट जेड, मतलब जेड को अलग करके, जेड को कंट्रोल पे रख के हम लोग एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं। समझ आया पार्शियल कोरिलेशन क्या है? और एक बार देखो, जब दो वेरिएबल के बीच में मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ लेकिन तीसरा कोई वेरिएबल इस पे टांग अड़ा रहा है, यहाँ इस केस में है नॉन रेनफॉल, रेनफॉल का अमाउंट, तो तब हम रेनफॉल को मतलब अवॉइड तो नहीं कर सकते इसको, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो कंट्रोल करने के लिए, स्टैटिस्टिकली कंट्रोल करने के लिए हम लोग पार्शियल कोरिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला अलग होता है, वो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या फिर रैंक कोरिलेशन जैसा नहीं होता, इसका फार्मूला अलग है, वो फार्मूला ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कंसेप्ट समझा दिया, ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, समझ आया? तो जेड को यहाँ पर मैंने यस। कंट्रोल किया, और एक्स और वाई के बीच में मैंने रिलेशन देखा। ठीक है, ओके सर। एक मिनट रुको। है मैम? ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা বেশি দেওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে তাহলে, পয়সা বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। तो इसके बाद
आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन पे। अब मल्टीपल पे क्या कर रहे थे हम, पार्शियल पे क्या कर रहे थे हम, कोई एक वेरिएबल को कंट्रोल कर दे रहे थे। मल्टीपल पे क्या करेंगे, मल्टीपल का देखो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो एक वेरिएबल के साथ बाकी सारे वेरिएबल्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि x कोई वेरिएबल है, x कोई वेरिएबल है, अब x के ऊपर किसका किसका इफेक्ट आ रहा है, y z a b c, इतना वेरिएबल का। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल कोरिलेशन यूज़ करते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि x जो वेरिएबल है, मतलब अब मैंने अगर x डॉट वाई जेड लिखा है, मतलब x एक, याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी y या फिर z ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब यही है कि x वेरिएबल के ऊपर y, मतलब x डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर y का, z का, या फिर और भी कुछ अगर है तो उसका क्या कोरिलेशन है, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। समझ आया, समझ आया। Yes. Yes. तो ये हो गया कोरिलेशन का पार्ट। तो कोरिलेशन बेसिकली टू टाइप का होता है बेसिकली, ठीक है। एक होता है पियर्सन कोरिलेशन, एक होता है स्पीयरमैन। पियर्सन को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसको हम बोलेंगे स्पीयरमैन को रैंक रैंक कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। और दो टाइप होता है, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन को हम एक वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर एक से ज़्यादा को भी कर सकते हैं, तो वो डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक वेरिएबल, मतलब कोई एक वेरिएबल को कंट्रोल करके बाकी वेरिएबल्स के बीच में हम लोग देखते हैं रिलेशन। और मल्टीपल में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है बाकी सारे वेरिएबल्स का, वो चेक करते हैं, मतलब उसका कोरिलेशन के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। और जो है सारे कोरिलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है, वो हमें याद करना है। पॉजिटिव क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है, परफेक्टली नेगेटिव क्या है, ज़ीरो क्या है, ठीक है, ये याद करना है। और वो भी याद करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। मतलब x का y से जो रिलेशन है, y का x से सेम रिलेशन है। ये हर जगह नहीं होता है ये सिमेट्रिसिटी। रिग्रेशन का नाम सुने हो, रिग्रेशन नाम सुने हो, रिग्रेशन, रिग्रेशन एनालिसिस। हेलो, हेलो। नो सर, नहीं सुना। ओके, तो रिग्रेशन हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो रिग्रेशन में ये चीज़ नहीं होता कि x का साथ y का जो रिलेशन है वो सेम होगा y के साथ x का, ऐसा नहीं होता है। रिग्रेशन में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिसिटी है कोरिलेशन पे, ये याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव वो तो याद रखना ही है। और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है स्केल या ओरिजिन पे, वो भी याद रखना है, ठीक है। और ये फार्मूलाज रैंक और प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का, ठीक है। ये देखो एक चार्ट दिया हुआ है समझने के लिए। वन मतलब प्लस वन, इसका मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव। माइनस वन मतलब परफेक्टली नेगेटिव। 0.8 से 0.9 मतलब वेरी स्ट्रांग बोलते हैं इसको। 6 से 8 तक स्ट्रांग, 4 से 6 मॉडरेट, और 2 से 4 वीक होता है, और 0 से 2 तक वेरी वीक होता है। सिमिलरली इसका नेगेटिव वाला भी वही है। -0.8 से -0.9 मतलब नेगेटिवली वेरी स्ट्रांग। -6 से -8 तक मतलब नेगेटिवली स्ट्रांग, फिर नेगेटिवली मॉडरेट, नेगेटिवली वीक, नेगेटिवली वेरी वीक, ठीक है। ये स्केल याद रखना है, थोड़ा सा याद रह भी जाएगा, इतना कुछ मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है ये दो दो का डिफरेंस है देखो, हर में दो दो का डिफरेंस है, टू टू का डिफरेंस है, उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। देखो, देयर इज अ क्वेश्चन है, ठीक है। देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब इनवर्स मतलब एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, या फिर इसका उल्टा, ये कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, ऐसा टाइप का इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ओवरवेट अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली जीने का जो मतलब ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा।
बहुत सारी बीमारी वगैरह आ जाएगा। तो ये अब बोल रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्स ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये दो वेरिएबल है, ओवरवेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंसिस्ट विद द स्टेटमेंट। कौन सा होगा, कौन सा होगा? एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, इनवर्स बोल दिया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कोरिलेशन के हिसाब से? एक तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कब होता है? जब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो नहीं होगा। अब नेगेटिव में देखो, हाईली इनवर्स बोला है। हाईली इनवर्स मतलब मोस्टली यही होगा, माइनस। फोर्थ वाला। हाँ, -0.80। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? यस सर। कॉन्करेंट डेविएशन। ये देखो एक क्वेश्चन, कोरिलेशन का मेथड, कोरिलेशन का मेथड कौन सा है बताओ? बताओ कोरिलेशन का मेथड कौन सा है? ये भी तो होगा। थ्री ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन थ्री। थ्री ऑप्शन। थ्री। थ्री मतलब एवीई, कॉन्करेंट डेविएशन, स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन। ठीक है, यही होगा। ठीक है, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला याद रखना है। प्रोबेबल एरर मतलब 0.6745, एग्जैक्टली ये याद रखना, 0.6745। क्योंकि इनमें भी वो डाल देता है बीच में कि 0.675 ऐसा कर देता है, मतलब चार ऑप्शन दे दिया तो ऐसा कर देता है। ठीक है, ये आरईटी पे आया था, बीएचयू का आरईटी शायद, या फिर आईजीआई का। तो अच्छी जगह पीएचडी करना है तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो 0.6745 इंटू 1 - r², आर मतलब कोरिलेशन। ठीक है, और नंबर, एन से नंबर डिनोट करता है, उसका रूट ओवर। ठीक है, प्रोबेबल एरर का ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला। अब आता है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, कितना है बताओ? ये 1 वाला। कितना? 1 ये वाला। ठीक है, -1 ये वाला। +1 -1 to -1 +. +1। ठीक है, अब इसका -1 से +1। हाँ, ये तो हो गया लीनियर कोरिलेशन, मतलब जो सिंपल वाला होता है लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का ही वो दो टाइप होता है, वो रैंक और प्रोडक्ट मूवमेंट वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल वाला लीनियर कोरिलेशन। अब जब करोगे पार्शियल कोरिलेशन ना, तब उसका रेंज कभी भी माइनस में आता नहीं है। ठीक है, जो पार्शियल कोरिलेशन होता है उसका रेंज होता है, सॉरी, जो पार्शियल कोरिलेशन आता है उसका भी वही आता है, -1 से +1। जब मल्टीपल कोरिलेशन करोगे ना, मल्टीपल कोरिलेशन उसका कभी भी माइनस पे नहीं आता है। ठीक है, मल्टीपल का कभी भी माइनस पे नहीं आता है, तब 0 से 1 तक आता है। ये याद रखना थोड़ा। ठीक है, जितना तरह का कोरिलेशन है, जितना तरह का, मैक्सिमम सबका ही -1 से +1 तक रेंज है, स्कोर का रेंज। लेकिन सिर्फ मल्टीपल का और कुछ है, यूल वगैरह वो सब है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मल्टीपल का जो कॉमन है उनमें से मल्टीपल कोरिलेशन का जो रेंज है वो 0 से 1 तक है। ठीक है, ठीक है। yes इसके बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन आज समझ पाओगे या नेक्स्ट दिन? और फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट डे। तो इसको पढ़ना, ठीक है, कोरिलेशन को अच्छे से पढ़ना। फिर कल हम लोग रिग्रेशन और बाकी सारे टेस्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, ठीक है ना?